আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। आईएफ ने कहा कि इस लिहाज से भारत की अर्थव्यवस्था 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स की पहुंच चुकी है। जनवरी 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का गठन देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को शामिल करके किया गया था। इसके बाद 19 फरवरी 2021 को यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन किया गया। नीति आयोग के गठन के बाद से अब तक 10 बैठकें हो चुकी हैं। आखिरी बैठक 24 मई 2025 को हुई। बैठक में देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के अंत में नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यन द्वारा कहे गए शब्द प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ रही है। भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यन ने कहा कि इसका मतलब है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 4 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था में खड़े हैं। हम केवल अमेरिका, चाइना और जर्मनी ही नहीं, अब केवल अमेरिका, चाइना और जर्मनी ही अर्थव्यवस्था में भारत से बड़े हैं। नीति आयोग ने यह भी कहा कि यदि चीजें योजना के अनुसार चली तो भारत अगले 2.5 से 3 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उल्लेखनीय है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तब भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। भारत 2024 तक विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। भारत अब एक कदम आगे बढ़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत ने पिछले 10 से 11 वर्षों में स्थिर विकास हासिल किया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष नीति आयोग की 9वीं बैठक में कहा था कि सरकार और सभी देशवासियों का सामूहिक लक्ष्य भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। पिछले 10 वर्षों में हमारे देश ने अपनी सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करके बहुत प्रगति हासिल की है। भारत अब आयात पर निर्भर देश से निर्यातक देश के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने डिफेंस, स्पेस, स्टार्टअप्स सहित कई क्षेत्रों में विश्व मंच पर अपनी जगह बनाई है। विभिन्न नेशनल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट एवं आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था अकल्पनीय एवं आश्चर्यजनक गति प्राप्त कर लेगी, जिसने बाजार विश्लेषकों एवं आर्थिक नीति निर्माताओं को आश्चर्यचकित कर दिया है। भारत का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन अप्रैल महीने में 2.37 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले महीने और वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से छिड़े टैरिफ वॉर और दुनिया भर के विभिन्न देशों में हो रही अशांति को देखते हुए आर्थिक विशेषज्ञ भारत की सफलता को काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ सहित कई वैश्विक संगठन पहले ही दावा कर चुके हैं कि भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था और अधिक बढ़ेगी। आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, जिसकी कीमत 30 ट्रिलियन डॉलर्स है। इसके बाद चाइना का स्थान है, जिसकी अर्थव्यवस्था 19.23 ट्रिलियन डॉलर्स की है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है, जिसकी अर्थव्यवस्था 4.78 ट्रिलियन डॉलर्स है। भारत चौथे स्थान पर है। भारत की अर्थव्यवस्था 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स की है। ब्रिटेन 3.84 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था के साथ 5वें स्थान पर है। फ्रांस 6ठे स्थान पर है। फ्रांस की अर्थव्यवस्था 3.21 ट्रिलियन डॉलर्स की है। आम जनता को उम्मीद है कि समग्र परिस्थितियों में देश की प्रगति जारी रहेगी और भारत जल्द से जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
काजी नजरुल इस्लाम के विचारों की आज भी जरूरत है। नजरुल के विचारों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद निहित है। इस अवसर पर आज राज्य में 126वीं नजरुल जयंती मनाई गई। सोमवार को सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की 126वीं जयंती मनाई गई। इस दिन राजधानी स्थित नजरुल कला क्षेत्र के सामने प्रभाती कवि प्रणाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सूचना एवं संस्कृति विभाग की ओर से किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण एवं समाज शिक्षा विभाग के मंत्री टिंकू रॉय उपस्थित थे। मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि आज के समय में नजरुल की सोच की आवश्यकता है। उनकी विचारधारा से राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেভাবে ওনার লেখা বা ওনার বাণীতে যেভাবে দেশের তখনকার সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অনেক যুবরা উদ্বুদ্ধ হতেন, তো আজকের দিনেও কিন্তু আমরা চাই ওনার যে ভাবনা বা ওনার যে চিন্তাধারা যেটা ছিল সেটাকে যেন আজও প্রয়োজন রয়েছে। আজও এমন নয় যে সেটা শেষ হয়েছে। আজকেও এই ধরনের ভাবনা আমাদের জাতীয়তাবাদ বা আমাদের মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে রাখা নবপ্রজন্মের মধ্যে সেটা অত্যন্ত গুরুত্ব। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা কথা বলতেন যে কাজী নজরুল ইসলামকে যত জানবে যত বুঝবে তত আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় যে কালচার সেটা আরও অগ্রগতি হবে। এটাই মূল লক্ষ্য। तो আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। सिर्फ नजरुल जयंती मनाना ही नहीं बल्कि राज्य सरकार ने लुप्त होती सभी सांस्कृतिक विरासतों को पुनर्जीवित करने की पहल भी की है, ऐसा बताया मंत्री टिंकू रॉय ने। এই সরকারের যে লক্ষ্য আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেগুলো হারিয়ে যাওয়া সেগুলো কিন্তু পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। আজ আমাদের এই রাজ্যে ধামাইল উৎসব, নাটক উৎসব, যাত্রা উৎসব, কিন্তু অনেকগুলো সংস্কৃতি যেগুলো প্রায় লুপ্ত প্রায়, যেগুলোকে নিয়ে বিগত সরকার কোনোদিন ভাবেনি, এগুলো কিন্তু বর্তমান সরকার সেগুলোকে নিয়েও কাজ করছে। তো তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অনেকগুলো প্রয়াস সাধুবাদ জানাতে হবে যেগুলো ওনারা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন এবং সেগুলো আজকে রাজ্যের মানুষ দেখছেন। साम्यवादी कवि के रूप में पहचाने जाने वाले नजरुल इस्लाम की समता की सोच आज के समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज की सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में जहां आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक असमानताएं मौजूद है, वहां नजरुल की सोच को और भी अधिक जरूरी मानते हैं समाजशास्त्री। नजरुल केवल समता के दृष्टिकोण से परिचित ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने समय की तमाम विचारधाराओं को समता की रोशनी में प्रस्तुत किया। नजरुल का व्यक्तित्व जीवन चाहे जितना विविधतापूर्ण रहा हो, लेकिन उनकी विविध साहित्यिक रचनाएं, कविता, गीत, गजल कभी भी अंधकार या जड़ता की ओर नहीं झुकी, बल्कि समाज में लंबे समय से जमी अंधता और जड़ता के खिलाफ उन्होंने प्रखर संघर्ष और तेज धार वाली चेतना की लहरें पैदा की हैं। नजरुल की मानवता के प्रति अगाध संवेदना, अटूट स्नेह, ऊर्जावान शब्दों से सजी उनकी कविताएं आज भी किशोरों और युवाओं को आकर्षित करती है। जन आंदोलनों में क्रांतिकारी चेतना जागृत करने वाले भी कवि नजरुल ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कोविड इन्फेक्शन चुपचाप लेकिन तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि देश में इन्फेक्शन की संख्या सोमवार को 1000 के आंकड़े को पार कर गई है। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने लगा है। खास तौर पर मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, केरला और तमिलनाडु जैसे राज्यों में संक्रमण की वृद्धि देखी जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल और आंध्र प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब कर्नाटक सरकार ने भी इसी राह पर कदम बढ़ाया है। सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखते ही कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाओं के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। हॉस्पिटलों को पर्याप्त तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को देश में संक्रमण की संख्या 1000 से अधिक पहुंच गई। 19 मई के बाद से कुल 750 नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सकों का कहना है कि यह संक्रमण ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार इस वेरिएंट को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। संक्रमितों में आमतौर पर हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं, जैसे सिर दर्द, गले में खराश, बुखार, सर्दी और पेट दर्द।
ज्यादातर मरीज 4 दिनों के अंदर ठीक हो जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस एक लंबे अंतराल के बाद फिर से सामने आया है। जैसा ही नया वेरिएंट विकसित होता है, संक्रमण बढ़ने लगता है। दिल्ली के आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना का ये प्रकार हर कुछ महीनों में स्वरूप बदलकर वापस आता रहेगा और कभी कभी संक्रमण की दर बढ़ा देगा, लेकिन इससे ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में फिलहाल संक्रमितों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन मामूली बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्तमान में देश में 257 से अधिक सक्रिय मामले हैं। हालांकि चिकित्सक स्थिति को लेकर सतर्क है। भारत के अलावा अन्य एशियाई देशों में भी संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत जैसे देशों में बीते कुछ हफ्तों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग बुखार, सर्दी, खांसी जैसी शिकायतों के साथ डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं, जिससे कोविड जैसे लक्षणों के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा मानना है विशेषज्ञों का। हालांकि समग्र रूप से स्थिति अभी नियंत्रण में है। विशेषज्ञों ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने, खांसी या छींक के समय मुंह ढकने, नियमित रूप से हाथ धोने या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। लक्षण दिखने पर घर में रहने और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श लेने की भी सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य सरकार ने कोयला शहर सहित अन्य एयरपोर्ट्स को खोलने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। इस मामले में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक हाई लेवल डेलीगेशन ने कोयला शहर और आसपास के इलाकों का दौरा किया। 32 सालों से बंद पड़े कैलाशहर हवाई अड्डे को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इस सिलसिले में सोमवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उत्तर पूर्व क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक सन्मुख जुगानी और अगरतला महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट के निदेशक समेत अन्य अधिकारियों ने साइट का मुआयना किया। प्रतिनिधिमंडल ने हवाई अड्डे की मौजूदा स्थिति, दृश्यता, जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे और अन्य बुनियादी सुविधाओं का प्रारंभिक मूल्यांकन किया। रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट रीजन हेडिंग 7 states of North Eastern states. As a RED, myself and my team has come for a visit of Kailashahar Airport to see the basic fundamental infrastructure available here along with the government of Tripura officials. In turn, the preliminary observations are made and we are categorically taking up Kailashahar Airport for development, and we are seeing the feasibility of which type of operations can be taken up for future planning. So accordingly, we will finalize after discussion in consultation with the state government. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सन्मुख जुगानी ने बताया कि हमने शुरुआती निरीक्षण पूरा कर लिया है। राज्य सरकार से बातचीत कर यह तय किया जाएगा कि यहां किस तरह की हवाई सेवाएं शुरू की जाए। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे के बाद जानकारों का मानना है कि कैलाशहर हवाई अड्डे को फिर से चालू करने की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ेगी। गौरतलब है कि एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और गैर राजनीतिक आंदोलन होते रहे हैं। राज्य में भाजपा सरकार बनने से पहले पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद कैलाशहर हवाई अड्डे को फिर से चालू किया जाएगा। अब जबकि राज्य और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकार है, ऐसे में उत्तर त्रिपुरा और असम के कछौर जिले के लोगों को उम्मीद है कि उनकी वर्षों पुरानी मांग जल्द पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। रविवार रात को TTAADC के मुख्य कार्यकारी सदस्य पूर्णचंद्र जमातिया और कार्यकारी सदस्य प्रद्युत किशोर देवबर्मन दक्षिण त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलना चाहते थे, लेकिन इस मामले में संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनसे मिलने से मना कर दिया। त्रिपुरा मौथा द्वारा दल द्वारा स्टूडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन YTF ने इस मुद्दे पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ट्रांसफर की मांग की है। इस मामले में YTF ने धमकी दी है कि यदि संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का तत्काल ट्रांसफर नहीं किया गया तो वे इस मामले में और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। We would like to request the government of Tripura to tell him in a time-bound manner within 4 days that he should be suspended or else transferred from Gumoti district. Otherwise, we
on behalf of YTF, is going to raise a bigger protest which is never been shown in Tripura. That is what we like to say through medias. बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने दावा किया कि केवल कांग्रेस ही जनजातियों का विकास कर सकती है, ना ही क्षेत्रीय पार्टी और ना ही राजनीतिक दल। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि त्रिपुरा में जनजातियों के साथ काफी खिलवाड़ हो चुका है। त्रिपुरा में आदिवासियों के साथ बहुत खेल हो चुका है। अलग अलग क्षेत्रीय और राजनीतिक दलों ने केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आदिवासियों का इस्तेमाल किया है। सोमवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस भवन में आयोजित एक ज्वाइनिंग कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में कांग्रेस ने आदिवासी समुदाय के लिए कई विकासात्मक कार्य किए हैं। आज भी कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो आदिवासियों की मांगों और समस्याओं पर गंभीरता से विचार करती है। कांग्रेस के बिना आदिवासी समुदाय का विकास संभव ही नहीं है। कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों ने केवल आदिवासियों के साथ खेल खेला है। খেলা হয়েছে রাজ্যে, নানা আঞ্চলিক দল, নানা রাজনৈতিক দল তাদেরকে ব্যবহৃত করে গেছে। আমি যখন শিবচন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত অবতীর্ণ হলেন কেন, উনি অকপটে স্বীকার করলেন যা করেছে কংগ্রেসই করেছে, আগামী দিন কংগ্রেস ছাড়া এই রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা কেউ এগিয়ে আসবে না, সবাই ইউজ অ্যান্ড থ্রো, সবাই আমরা দেখেছি। কাজে আঞ্চলিক দল কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক দল দিয়ে লাভ হবে না। এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যদি কোনো স্বার্থ সিদ্ধি করতে হয়, তাদের ন্যায্য দাবি দেওয়া যদি পূরণ করতে হয়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দল সেটা করতে পারবে না। एडीसी क्षेत्रों में सीट वृद्धि, विस्तार और सशक्तिकरण के मामले में कांग्रेस जैसी भूमिका कोई और पार्टी नहीं निभा सकी है, ऐसा दावा किया सुदीप राय बर्मन ने। গঠন থেকে 17 থেকে 20টা আসন তা বৃদ্ধি করা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে, কাজের অধিকার, বনাধিকার আইন, খাদ্যের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সবটা যা আমরা পেয়েছি কংগ্রেস থেকে পেয়েছি। কাজে কংগ্রেসই হচ্ছে একমাত্র রাজনৈতিক দল যে বিশেষ করে যে ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠী আদিবাসীদের জন্য বিগত দিনগুলো তো করেছেন, এখনো কংগ্রেস দল আদিবাসী দিনে চিন্তা ভাবনা করে, আগামী দিনেও করবেন। কাজে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। त्रिपुरा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुदीप राय बर्मन ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तिपरा मौथा के बीच हुआ त्रिपक्षीय समझौता, जैसे तिपरा समझौता कहा जाता है, महज एक चुनावी रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिससे त्रिपुरा के आदिवासियों को धोखा दिया गया। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि आदिवासी स्वशासित जिला परिषद के यानी कि एडीसी के विकास के लिए संसद में 5 मार्च 2020 को पेश किए गए 125वें संशोधन विधेयक को 5 साल बीत जाने के बाद भी कानून नहीं बनाया गया, जिसे लेकर भी भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
हॉकर्स कॉर्नर एक बड़ी आग से बाल बाल बच गया। क्षेत्र के व्यापारियों ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। फायर ब्रिगेड मौके पर समय पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगे आग के कारण आम लोगों में काफी तीव्र असंतोष पैदा हो गया है। ड्राइवर्स की आंतरिक समस्याओं के कारण आम पैसेंजर्स परेशान हो रहे हैं। इस मामले में सोमवार सुबह से चंद्रपुर ISBT से पैसेंजर सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर ड्राइवरों के आपसी झगड़ों के कारण तेलियामुड़ा के तुईसिंद्राई बाजार का माहौल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। इस विरोध के चलते सोमवार को अगरतला चंद्रपुर ISBT से सभी बस सेवाएं बंद रखी गई। तुईसिंद्राई बाजार में एक बस ड्राइवर की अन्य ड्राइवर से बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जो विवाद का मुख्य कारण बन गया। प्रदर्शन कर रहे बस ड्राइवरों का कहना है कि छोटी गाड़ियों के कारण उनकी बस सेवा ठप हो रही है और उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि वर्तमान में ई-रिक्शा, ऑटो और अन्य छोटे गाड़ी अगरतला ISBT के सामने से सीधे यात्रियों को ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि बीच रास्ते में बस चालकों की पिटाई भी की जा रही है। गाड़ी चला আমরা তো বউ বাচ্চা আছে আমরা কি করে খাবো গাড়ি চালে আসা দিন করছি 200 টাকা 300 টাকা এবার আমরা প্রাইভেট গাড়ি লয়ে যাবো লোক কিছু বলে আর আমার তো আমরা ঘোষণা গাড়ি চালাই এক কথা হলো প্যাসেঞ্জার আমরা হয় না এদিকে অটো মারুতি কিউ গাড়ি তানা প্যাসেঞ্জার আগরতলা থেকে আমবাসা থাকা এদিকে তেলামুড়া থেকে আগরতলা পর্যন্ত আগরতলা থেকে আমবাসা পর্যন্ত চলে এদিকে অমরপুরও চলে এদিকে আমরা প্যাসেঞ্জার পাই না আমরা গাড়ি চালাবো রাস্তাঘাটে কোনো অপরাধ না করলে ড্রাইভারের ভিতরে ফিটবো। কালকে আমার একটা ড্রাইভার ফিটা খেয়েছে কী কারণে বাস গাড়ি ড্রাইভার ফিটা খাইতো কিন্তু ফিটা খাইতো আমরা কি গাড়ি চালাইছি কেউ ফুটতেছি আমরা রুডো বাড়িলে চাই না ভ্যান যা শুরু করি আমরা সার্ভিসের গাড়ি ভ্যান যা লইয়া যা তার কিচ্ছু করলে তার ভাবে দিনে রুট নি আই উল্লা মারতো সন্ধ্যা পরে গাড়ি চালাই বেতন বউ বাচ্চা মালুম করেন পোলা মানুষ কোনো করেন। इस अचानक सेवा बंद होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। कई लोग अपने जरूरी कार्यों पर समय पर नहीं पहुंच पाए। गाड़ी चलाई तो गाड़ी चलाई तो तो गाड़ी चले ना ये कैसे ड्राइवर की जानी समस्या হইছে মারামারি হইছে কালকে প্রাইভেট ড্রাইভারে বাস ড্রাইভারে মারছে যাই হোক ড্রাইভার প্রাইভেট ড্রাইভার আর যাই ড্রাইভার আমরা তো ড্রাইভার হিসেবে দেখি কিন্তু আমরা যখন আইছি আর এখন গাড়ি নাই আমরা অপেক্ষা করতে তার মধ্যে কোনো সুরাহা হয় কিনা বা বেশ কি একজনের জন্য ওরা মারামারি হয়েছে দুজনের মধ্যে তো দুজনের ছাপারের ব্যাপার আমরা সবাই বুক করব হ্যাঁ এটা কিন্তু আমার কাছে নিজেদের মধ্যে ওরা যদি সমস্যার সমাধান করে নেয় তাহলে অন্যরা বেঁচে কেন বিভিন্ন প্রয়োজনে যেমন আমি যাব বিশেষ একটা অনুষ্ঠানে আমার স্টেট লেভেলের একটা প্রোগ্রাম আছে আজকে তেলিয়ামুড়া তো আমি এখন যেতে পারছি না আজকে তো আমি চাইবো এটা যদি সমস্যার সমাধান খুব দ্রুত হয়ে যায় হ্যাঁ তাহলে আমাদের পাবলিকের জন্য ভালো হবে। আমরা প্যাসেঞ্জার যারা ওরা পেয়েছি অনেকেই পেয়েছি ওরা ট্রেনের খুঁজছে যে যাবে কিনা ট্রেনে বেশি অসুস্থ প্যাসেঞ্জার তো বিভিন্ন প্রত্যেকেই তো প্রয়োজনে আসে। ड्राइवर्स के आपसी झगड़ों के कारण विशेषकर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में दफ्तर, अदालत, स्कूल, कॉलेज के साथ साथ मरीजों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। समय पर प्रशासनिक हस्तक्षेप के अभाव में ये संकट और भी गंभीर रूप ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
एक्सीडेंट प्रोन एरिया होने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। दुर्घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। फिशरीज कॉलेज के छात्रों ने लेम्बुछड़ा पुलिस स्टेशन का घेराव कर प्रदर्शन किया। फिशरी कॉलेज के एक छात्र के सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी और कॉलेज के सामने सड़क पर बैरिकेड लगाने की मांग को लेकर लेम्बुछड़ा पुलिस चौकी का घेराव और मुख्य सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राएं। छात्रों का आरोप है कि यह इलाका लंबे समय से दुर्घटना प्रवण होने के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाया। बहुत बेसिक डिमांड है, जो भी कल्प्रिट है उसको जल्द से जल्द पकड़िए। दूसरा डिमांड है रोड सेफ्टी के लिए इधर बैरिकेड, जेब्रा क्रॉसिंग और फुटपाथ और स्ट्रीट लैम्प, सिंपल रोड सेफ्टी और सबके बेसिक डिमांड है। हम लोग का कोई पर्सनल डिमांड नहीं है। एसपी से अच्छा, आपने जो बोला घटना हुआ है इस महीने में, इसी महीने में ऐसा बहुत बार हो चुका है और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। अच्छा, उस स्टूडेंट का अभी फिलहाल हाल कैसा है? वो लड़का भी अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, आईसीयू में है। उसका नाम पूरा नाम लिंगराज पात्रो है, वो ओडिशा से है। अभी वो कहाँ पे ट्रीटमेंट ले? अभी जीबी हॉस्पिटल में आईसीयू के वार्ड में अभी यहाँ पे आप और हालत अभी भी कितना स्टूडेंट है एक साथ यहाँ पे? हम यहाँ पर सारे यूजी पीजी पीएचडी के कलेक्टिव स्टूडेंट हैं, लगभग 400 के लगभग। जो एक्सीडेंट हुआ था सोमवार सुबह से जारी प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए आखिरकार पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। घटनास्थल पर पहुंचकर मोहनपुर के एसडीपीओ ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और इस दुर्घटना प्रवण इलाके में शीघ्र ही सावधानीपूर्ण उपाय किए जाएंगे। हमारा एक 4 दिन पहले एक स्टूडेंट का हिट एंड रन केस था। वो स्टूडेंट का काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट हुआ, विच इज़ ही इज अंडर ट्रीटमेंट इन जीबी। वी ऑल आर इन्वॉल्व देयर एंड आवर स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व कि उनका सेफ्टी के लिए उनका कंसर्न है और उससे रिलेटेड वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए। वो बैरिकेडिंग एंड और स्पीड ब्रेकिंग एंड स्ट्रीट लाइटिंग प्लस पाथवे ये का डिमांड है कि भाई कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। एज ए कॉलेज हेड इट इज़ ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क विथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड विद द स्टूडेंट कि इसको सॉल्यूशन निकाला जाए विदाउट एनी दिस, बिकॉज द एक्सीडेंट प्रोन जोन है वो, उसको कैसे करके हम लोग बेटर कर सकते हैं। तो टूवर्ड्स दिस हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से भी सहयोग लेंगे, जिस लेवल से भी लेना है एंड स्टूडेंट का भी, और हम लोग मिलके इसको रिजॉल्व करने के लिए। एसडीपीओ मोहनपुर कार्यालय के सामने 108 बी नेशनल हाईवे को अवरुद्ध कर फिशरी कॉलेज के छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 20 मई को फिशरी कॉलेज के सामने एक गाड़ी की टक्कर से डी लिंगराज पात्र नामक पीजी द्वितीय वर्ष का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना को लेकर आरोपी की गिरफ्तारी सहित कई मांगों को लेकर छात्रों ने पहले भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई विशेष कार्रवाई नहीं होने पर अंततः छात्र छात्राओं ने थाने और एसडीपीओ कार्यालय का घेराव कर विरोध अपना दर्ज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मॉनसून आधिकारिक तौर पर राज्य में प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग ने अधिसूचना जारी कर इसकी घोषणा की। सोमवार को मॉनसून आधिकारिक तौर पर त्रिपुरा में प्रवेश कर गया। मॉनसून निर्धारित समय से लगभग 10 दिन पहले आ गया है। मौसम विभाग ने एक बयान में यह खबर घोषित की। मौसम विभाग ने कहा कि साउथ वेस्ट मॉनसून ने आज आधिकारिक रूप से त्रिपुरा में प्रवेश कर लिया। यह सामान्य समय से 10 दिन पहले प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग ने एक बयान में बताया कि पिछले 24 घंटों में त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश हुई। उल्लेखनीय है कि मॉनसून तय समय से पहले ही देश की मुख्य भूमि में प्रवेश कर गया है। इस वर्ष मॉनसून केरला में 23 मई को पहुंचा, जो पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी है। आमतौर पर मॉनसून केरला में 1 जून को आता है। मौसम विभाग ने 10 मई को एक बयान में कहा था कि केरला में 27 मई तक मॉनसून पहुंचने की संभावना है। भारत में मॉनसून की जरूरत बहुत ज्यादा है, खासकर कृषि के लिए। देश की लगभग 70% वर्षा मॉनसून में ही होती है, जो कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा नदियां और जल धाराएं जल का भंडारण करने में भी मदद करती है, जिसका उपयोग पेयजल, बिजली उत्पादन और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मॉनसून महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि देश की लगभग 60% आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत में मॉनसून की कमी या देरी से देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।